हजारों मिसालें दुनिया में मौजूद हैं कि कैसे सबसे करीबी शख्स ने आपको धोखा दिया है और वक्त आने पे ना सिर्फ खुद डूबा है लेकिन आपको भी ले डूबा है। रशिया ने तकरीबन 1 साल पहले यूक्रेन पे हमला किया था। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. लेकिन पुतिन की इस यूक्रेन की जंग के पीछे एक शख्स है जो उसका ना सिर्फ इस वक्त पुतिन का खास आदमी है लेकिन मगर शायद पुतिन से भी ज्यादा ताकतवर है। उस शख्स का नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। लेकिन यह है कौन? Secretive Russian mercenary group. A shadowy private security company that has ties to the Kremlin. Wagner Group has a gruesome reputation. इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा तारीख में पीछे जाना पड़ेगा। रफली 1917 के करीब जब लेनिन रशिया में इनकलाब ले आया और निकोलस सार की बादशाहत का तख्ता उलट दिया और उस वक्त सिविल वॉर का फायदा उठाते हुए यूक्रेन ने भी आज़ादी ले ली और एक अलग मुल्क बन के सामने आ गया। When the February Revolution in 1917 replaced the Tsar with a weak Russian republic, Ukrainian nationalist groups saw their chance for an independent Ukraine. हर होशियार डिक्टेटर या पॉपुलिस्ट की ख्वाहिश होती है कि ना मैं सिर्फ इस मुल्क बल्कि पूरी दुनिया पे अपनी सोच मुसल्लत करूं। इस फेनोमेना को समझने के लिए आपको हमारी पॉपुलिस्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। और हाँ, जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब द एनिमल फार्म में जिन जानवरों को पॉपुलिस्ट दिखाया वो सारे सुअर थे। खैर, लेनिन भाई साहब ने यूएसएसआर बना ली जो कि आसान अल्फाज में सोवियत यूनियन कहलाने लगी। ये उन मुल्कों का कलेक्शन था जिनकी सोच एक जैसी थी या फिर ज़बरदस्ती बनाई गई थी। इस तरह करते करते यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, आर्मीनिया एंड अज़रबैजान भी इस एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी की जद में आ गए। उन्नीस 1924 में लेनिन की मौत हो गई और जोसेफ स्टालिन ने गद्दी संभाल ली। स्टालिन फिर एक पॉपुलिस्ट लीडर था लेकिन लेनिन आधा काम कर चुका था, यानी कि लेनिन सोशलिस्ट पॉलिसीज इंस्टॉल कर चुका था, तो उसके अंदर स्टालिनिज्म को इंस्टॉल करना काफ़ी आसान था स्टालिन के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन और मिलिटराइजेशन की एक लंबी वेव आई। तो इस तब आया जब वर्ल्ड वॉर 2 को एंड करने के लिए यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिसने स्टालिन और यूएसएसआर की सिक्योरिटी डायलमी में इजाफा कर दिया और फिर दोनों स्टेट कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ने लगी। यूएसएसआर ने 1949 में न्यूक्लियर वेपन बना लिया और फिर चाइना की माओ की रेवोल्यूशन को तस्लीम कर लिया। अमेरिका इस बात पे हैरान और परेशान हो गया कि कैसे उसकी नाक के नीचे यूएसएसआर चाइना जैसे बड़े इलाके को अपने साथ ले गया। इसी वजह से फिर अमेरिका ने 1949 में नेटो का कयाम रखा। On April 4, 1949, the North Atlantic Treaty was signed between France, Belgium, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom, Norway, Denmark, Italy, Portugal, Iceland, Canada, and the United States. An attack against one would be an attack against all. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. कोल्ड वॉर के एरा में नेटो और यूएसएसआर ने पूरे यूरोप को डिवाइड कर रखा, जिसको विंस्टन चर्चिल साहब ने आयरन कर्टन का भी नाम दिया था। कोल्ड वॉर का पीसफुल एंड हो गया और यूएसएसआर टूट गया, जिसमें से 15 आज़ाद नेशंस उभर के सामने आ गई। यूक्रेन भी उनमें से एक था और वार्सा पैक्ट का एंड हो गया। लेकिन नेटो वहीं का वहीं रहा और 1994 में यूक्रेन को बाकी यूरोप के साथ इंटीग्रेट करने के लिए एक पार्टनर स्टेट का स्टेटस दिया गया नेटो के अंदर, लेकिन परमानेंट मेंबरशिप फिर भी विथहोल्ड रखी गई क्योंकि अमेरिका को इतना सीधा काम करने की आदत नहीं। Буде в НАТО. Це історична подія для
нашего народу. दिसंबर 21, 1999 में प्यूटिन एक्टिंग प्रेसिडेंट तौर सामने आ गए और रिविजनिस्ट रशिया का नारा लगाया। वैसे प्यूटिन भी एक खुद बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है, लेकिन ये कहानी फिर सही। बचपन से भाई साहब को जासूस बनने का शौक था। अभी सही से बड़े भी नहीं हुए थे कि पहुंच गए केजीबी हेड ऑफिस नौकरी के लिए, लेकिन जाहिर है बच्चा समझ के वापस भगा दिया। खैर 2013 में यूक्रेन ने ईयू ज्वाइन करने की ख्वाहिश दिखाई, लेकिन चूंकि उस वक्त प्रो रशियन प्रो पुतिन प्रेसिडेंट था तो ज्वाइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर यूक्रेन में मास प्रोटेस्ट हुए, सिविल वॉर हुई और फिर अवाम ने प्रेसिडेंट को घर भेज दिया। लेकिन फिर 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया को पुतिन ने एनेक्स कर लिया, यानी कि कब्जा कर लिया। फिर 2019 में ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट तौर बन के सामने आ गए और नेटो के परमानेंट मेंबर होने की अर्जी दे दी, जिससे पुतिन की परेशानी में इजाफा हो गया और फिर लंबी धमकियों के बाद 2022 में यूज ऑफ फोर्स करने पे मजबूर हो गया और फिर ये आजकल होने वाली यूक्रेन वॉर शुरू हुई। Современная Украина целиком и полностью была создана Россией. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. You know, the war which we are trying to stop and which was launched against us using Ukraine. Can you imagine that for example, in Ireland, they cancel the English language, or in Belgium they cancel French, or in Switzerland they cancel German? Can you, or in Finland they cancel Swedish? Can you even imagine this? Of course not. But nobody lifted a finger, not the small one, not the middle one. Zelensky said we needed the Minsk agreements to buy some time to get more and more weapons to Ukraine. Condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it. This hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. इस बार स्ट्रेटजी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे यूएसए ने ब्लैक वाटर्स का मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल किया था, इसी तरह रशिया इस बार वैगनर ग्रुप को यूज कर रहा है और इस वैगनर ग्रुप को जो हेड कर रहा है वो है येवगनी प्रिगोजिन। First, Wagner's guys go to work, then the Russian ground units come in and the Arabs and the cameras. Парни, записывайтесь в ЧВК «Вагнер». Дружный коллектив, научитесь мужской работе. One of the biggest motivations for standing up a ghost army that nobody can quite describe or define, the main purpose of that is to make sure that the activities that the people do are not seen and cannot be traced and tracked. इस ग्रुप को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूक्रेन के ऊपर जो इस वक्त जंग चल रही है वो शायद पुतिन नहीं, ये शख्स लिख रहा है। प्राइवेट मिलिट्री कॉरपोरेशन या प्राइवेट मिलिट्रीज कंपनीज होती क्या है? प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज वो होती हैं जो आपको वॉर में असिस्ट करती हैं। ये मिशनरीज ग्रुप होते हैं, ना इंटरनेशनल लॉ की परवाह होती है ना इंस्टीट्यूशंस की। आईआर में इनको प्रॉक्सी एक्टर्स या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स भी कह सकते हैं। We found some posts by newly recruited soldiers. 29-го нас отправка предстоит в Херсон. Подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. They can face prosecution in case they will be catched with a smartphone. But at the same time, there is much less discipline. Russia, having mercenaries, serves its purpose threefold. It gets battle-hardened mercenaries and doesn't need to deal with inactive veterans. But most importantly, Moscow gets to maintain plausible deniability while expanding its foreign policy. But also for the fact that it is located on Russian soil, where PMCs are technically illegal. По-русски сказать. Все пути к Артемовску пробивали, грубо говоря, просто по телам, по трупам своих жертв. In April of 2022, a mass grave in the Malian desert was traced back to the Wagner Group. They were really the Kremlin's weapon of choice.
because they gave great plausible deniability to the Kremlin in case things went badly. वैगनर आज इंटरनेशनली 5 खित्तों यानी कि कंट्रीज में प्यूटिन का इनविजिबल हैंड बन के काम कर रहा है, जिसमें सीरिया, लिबिया, यूक्रेन, वेनेजुएला, मैडागास्कर और सेंट्रल अफ्रीकन नेशंस हैं। वैगनर ग्रुप वॉर टॉर्न यानी कि जिन मुल्कों में सेपरेटिस्ट या सिविल वॉर चल रही हो उन मुल्कों में मिलिट्री और डिफेंस सर्विसेज देता है। अब आप सोचेंगे कि जो मुल्क वॉर टॉर्न है या जिन मुल्कों के अंदर सिविल वॉर हो रही है वो इतनी महंगी और एडवांस्ड प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज को अफोर्ड ही कैसे कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुप होते हैं ये पैसों के बदले उन मुल्कों से रिसोर्सेज लेके चले जाते हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया ने इस बात की तस्दीक भी की है, लेकिन पुतिन अभी तक स्टेट ऑफ डिनायबिलिटी में है। Getting that kind of high value commodity that can be quickly turned into cash through a money laundering enterprise is a big part of the Wagner Group playbook. But all of it is illicit and illegal. Obviously, the service isn't free of charge. CAR is rich in diamonds, oil, gold, and uranium, and the Russian Foreign Ministry has discussed mining concessions with Covert. And Wagner appears to have taken up security at the mines. It is important to note that 3 Russian journalists were killed in CAR in the summer of 2018. The journalists were investigating Wagner's presence there and were planning to film gold mines in Libya. That's more or less a similar situation in Sudan, Madagascar, and Venezuela. Prigozhin is acting as Putin's private enabler. Diamond mines, gold mines, oil, stuff like that. And so that's their business model. In exchange for extractive industry, they will provide muscle. These new satellite images show what appear to be the ramping up of theft by Russia of Ukrainian grain. They do not only steal the grain and export it to other countries, but they also put their hands on the infrastructural facilities. ट्रॉल आर्मीज हो, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में इंटरफेरेंसेज हो, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का कब्जा हो, टारगेट किलिंग्स हो, ये सब चीजें प्रिगोजिन करता है, पुतिन डिनाई करता है। Российское государство к этому не имеет никакого отношения. Wagner PMC is at the heart of this Russian roulette. A covert Russian network with mining companies, political influence operations, and a brutal private military force. And their online brand, these guys now are basically kind of like the McDonald's of the Russian way of war. Russian troll factory. These Russian trolls are accused of tampering with the US elections and other democracies such as the UK and France. लेकिन अब कुछ सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि प्रिगोजिन शायद ये समझने लगा है कि वो रशिया का नया पुतिन है। प्रिगोजिन जो पहले छोटी मोटी चोरियां करते थे, फिर जेल गए, फिर बाद में हॉट डॉग का ठेला लगाया करते थे। रशिया का इमर्जिंग कैपिटलिज्म में रंग जाने की वजह से उन्होंने ग्रोसरी चेन खोल ली जिसका हेड ऑफिस सेंट पीटर्सबर्ग में है। फिर लग्जरी होटल्स का बिजनेस में आ गए और फिर आखिर में प्रोपेगेंडा हाउस खोल लिया। और इन्हीं दिनों में पुतिन ने उनको अपना पर्सनल शेफ मान लिया था। पर्सनल शेफ से मुराद ये है कि पुतिन हमेशा अपनी फारिग वक्त में इनकी याक्ट में जाते थे और फिर वहां प्रिगोजिन अपने हाथों से खाना बना के पुतिन को सर्व करते थे। प्रिगोजिन को वेस्टर्न मीडिया इसीलिए पुतिन शेफ्स के नाम से बुलाती है। पुतिन के बाद प्रिगोजिन ने पुतिन की बाकी पॉलिटिकल दोस्तों के साथ भी कनेक्शंस बना लिए हैं। Биография Евгения Пригожина – это довольно стандартная биография петербургского бандита, который сумел из самых низов подняться до вершин государственной власти. Now, the hot dog seller suddenly found himself a spot in the president's elite circle, earning him the nickname Putin's chef. Kyiv has accused Wagner of war crimes. Now, as Moscow loses ground in Ukraine, the company is gaining prominence. हाल ही में प्रिगोजिन को वैगनर ग्रुप के लिए सोल्जर्स चाहिए थे, तो उसने रशियन प्रिजन्स का दौरा करना शुरू कर दिया। प्रिगोजिन ने अपने रूल्स बना लिए थे कि 6 मंथ्स की सर्विस दें, यूक्रेनी बंदे मारें, यानी कि पर बंदा आपको $3000 दिए जाएंगे। इन शॉर्ट आप सिर्फ 6 महीने सर्विस दें, उसके बाद आपके सारे गुनाह माफ। In September, a video circulating online showed a man recruiting inmates for Wagner in a Russian prison. The news agency Storyful was able to confirm the location. A social media account affiliated with Wagner identified the man as Yevgeny Prigozhin, Wagner's owner and leader. प्रिगोजिन की ताकत की एक मिसाल ये है कि अभी दिसंबर 2022 में प्रिगोजिन का झगड़ा हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलोव के साथ, जो कि पुतिन का खास दोस्त माना जाता है। लेकिन पुतिन ने फिर भी प्रिगोजिन की साइड ली क्योंकि वो इस वक्त रशिया को 5 कंट्रीज में हैंडल कर रहा है।
On August 1st, 2022, this small mining town of Soledar in Ukraine had apartments, buildings, houses. Fast forward to January 10th, 2023, and it had turned to rubble. That same afternoon, a statement on the app Telegram surfaced claiming Wagner took control of this entire territory of Soledar. 10 जनवरी को प्रिगोजिन ने अपने टेलीग्राम चैनल से यह अनाउंस किया था कि यूक्रेन के शहर सोलेडार को हमने फतेह कर लिया है। यह अनाउंसमेंट पहले प्रिगोजिन की वैगनर ग्रुप की तरफ से आई, उसके बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि यह रशिया की जीत है, ना कि वैगनर ग्रुप की। अब रशियन आर्मी में और वैगनर ग्रुप में रिफ्ट्स या मसले उभरना शुरू हो गए हैं। रशियन आर्मी ने एम्यूनेशन सप्लाई करने से मना कर दिया है, तो वैगनर ग्रुप ने इसको हाई ट्रीजन बोल दिया। पुतिन अभी भी खामोश है, यानी कि एक प्राइवेट मिलिट्री का मालिक इतना स्ट्रांग है कि रशियन मिलिट्री को अक्यूज कर रहा है हाई ट्रीजन का, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट खामोश है। Не имеющий никакого формального статуса в российской государственной власти, но де-факто обладающий большим влиянием, чем многие федеральные министры, а может быть даже и вице-премьеры. सारे इंटरनेशनल मीडिया को लगता है कि पुतिन लड़खड़ा रहा है, और ये भी लगता है कि शायद प्रिगोजिन ही पुतिन का अंत होगा। लेकिन अब प्रिगोजिन एक मोरा है या फिर बलि का बकरा, ये तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। Military analysts in the West say the expanded role for an organization accused of war crimes, and one that is recruiting convicted criminals, is a telling indicator of the perilous state of Putin's war machine. After all, for example, Putin's success in Bakhmut depends on Prigozhin's private army and the military of Kadyrov, according to unofficial data. Then he can anticipate that if he loses, he will be punished for his poor performance, he will be jailed, exiled, or most likely fall from a window in the third story of some building in the Kremlin. He will get killed. I assume that is most likely. Каждый идиот на местах, который решил то, что можно взять какого-нибудь музыканта, либо человека с миллионом болезней, должен быть не просто наказан, а его бы хорошо в строевые части и первым на фронт. But I think Prigozhin's stock is only as good as his delivery of victories. Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает больше всего? Люди. Кто этого не хочет больше всего? Люди. Кто может этого не допустить? Люди.